कितनी खुशकिस्मत हो तुम आयशा, कितना चाहने वाला शोहर मिला है तुम्हें। आमिर भाई तो तुम्हें सर आंखों पर रखते हैं। फिजा आपा ने दिल से छोटी बहन को सराहा था। आयशा ने मुस्कुराकर अपनी भोली आपा को देखा। सच में इस बच्चे के आ जाने के बाद तो वो तुम्हारा और गुलाम हो जाएगा, फिजा आपा ने अपने तजर्बे से कहा। वो फिर मुस्कुरा कर रह गई। अम्मी, आमिर अंकल आ गए हैं, खाला को बुला रहे हैं, छोटी सी जोहा ने आकर इत्तला दी। आयशा ने फौरन अपने गिर्द शॉल लपेटकर पर्स उठा लिया। अरे अरे सब्र करो, मुझे चाय पानी तो पूछ लेने दो। फिजा आपा उसे जाने की तैयारी में देखकर बोली, नहीं आपा, आमिर को कहीं जाना है काम से, मुझे घर छोड़कर फिर जाएंगे। आयशा जल्दी से कमरे से निकलकर सहन में खड़े आमिर के पास आई। फिजा आपा भी उसके पीछे पीछे आई थी। आमिर, चाय पीने तो रुकते, अच्छा नहीं लगता, जब भी आते हो यूं ही बाहर से ही चले जाते हो। अपनायत से कहती फिजा आपा की मासूमियत पर आयशा को प्यार आने लगा था। काश वो उस शख्स के अंदर छुपे हैवान को देख सकती। नहीं आपा, कुछ ज़रूरी काम है मुझे, फिर आऊँगा ना। वैसे भी अपना ही घर है, तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है। आयशा जब आपसे मिलने को कहती है मैं ले आता हूँ। वैसे तो मैं इसे बेड से कदम भी नीचे नहीं रखने देता। मोहब्बत जताते उसने आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया था। अच्छा अब चलते हैं हम, आमिर ने इजाज़त ली। फिजा आपा ने इत्मीनान से बहन को रुखसत किया। जहर लगती हैं मुझे तुम्हारी ये फिजा आपा, आमिर ने बाइक पर बैठते ही हमेशा की तरह कोफ्त का इजहार किया। आयशा का दिल सुलग उठा था। जब देखो ऐसे पोज करती हैं जैसे उनसे ज़्यादा कोई सगा नहीं हो हमारा, और तुम्हें भी हर हफ्ते बहन की याद का दौरा पड़ जाता है, आमिर ने तंजिया कहा। वो चुप रही। आमिर ऐसी ही दोगली शख्सियत का मालिक था, सबके सामने मुहज़्ज़ब, नेक और आयशा का हर दम ख्याल रखने वाला, और अकेले में ऐसा कोई लम्हा ना गुजरता था जब वो उसे किसी न किसी बात पर जलील ना करता था। आयशा को गुजरे 1.5 बरस में शोर की आदत का अच्छी तरह से इल्म हो चुका था। बस मैके में भरम कायम रखने के लिए वो कुछ ना कहती, और मैका था ही कितना। बाबा के इंतकाल के बाद बस एक फिजा आपा ही तो थी। वो उन्हें अपनी तरफ से परेशान नहीं करना चाहती थी। अब तो वो उम्मीद से थी। आमिर और उसकी वालदा दूसरों के सामने इस कदर उसका ख्याल रखने का ढोंग रचाते कि कभी कभार उसे खुद भी सच का गुमान होने लगता, और अकेले में उसका कोई पुरसाने हाल ही ना होता। अम्मा अम्मा, वो दर्द से दोहरी हुई चीखने लगी थी। क्या मुसीबत आन पड़ी है? आमिर की अम्मा ने बुड़बुड़ाते हुए टीवी की आवाज़ मज़ीद बढ़ा दी थी। अम्मा, वो दीवारों का सहारा लेते लेते उनके कमरे तक आई। क्या हो गया है बहू? न चाहते हुए भी उन्हें आयशा को देखना पड़ा था। अस्पताल जाने का वक्त हो गया है अम्मा, वो हिम्मत करके अपने कंधों पर पड़ी चादर को सर पर फैलाने लगी। अभी तो दर्द शुरू हुए हैं बहू, सुकून से घर बैठो, कल तक, कल चलते हैं। उन्होंने उसे टालना चाहा जो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। अम्मा, दर्द सो कल से आ रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रही थी, अब नहीं रुकना, चलें प्लीज़। वो ना मानी। अच्छा चलो फिर, अपनी आपा को फ़ोन करके कहो आ जाए। वो भी मुंह बनाकर वो उसे हॉस्पिटल ले आई। वाकईतन दर्द इंतहाओं पर था। फिजा आपा के पहुंचने तक बेबी डिलीवर हो भी चुका था। चादर में लिपटा वो नन्हा सा वजूद नर्स ने लाकर दादी की गोद में दिया था। फिजा भी करीब होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ है? पोता है ना? बड़े मान से बच्चे को देखते उन्होंने नर्स से पूछा। जी नहीं, नर्स ने आहिस्तगी से जवाब दिया। चलो खैर है, पोती भी हमारी ही है, हमारा ही खून है, वो दिल बड़ा करके बोली तो फिजा ने सुकून का सांस लिया। जी नहीं, ये पोता या पोती दोनों नहीं है, इट्स अ ट्रांसजेंडर, नर्स ने धीरे से बताया। क्या मतलब? अब ये क्या होता है? दादी को कुछ समझ नहीं आया। फिजा को लगा शायद सुनने में कोई गलती हुई है। आसान अल्फाज में कहूँ तो ये लड़का है और ना लड़की, बल्कि दोनों का मिक्स एंड मैच है, नर्स ने वजाहत की। तेरे मुंह में खाक, क्या बक रही है? नर्स को कोसने देती वो फिजा की तरफ पलटी। खुसरा पैदा किया है तेरी बहन ने, ले पकड़ इसे। मासूम से वजूद को फिजा की गोद में तकरीबन फेंकते हुए वो इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी। फिजा खुद अभी तक सदमे में थी। सामने से आमिर दफ्तर से वापसी पर मिठाई का डब्बा लिए चलता हुआ अंदर ही आ रहा था, उन्हीं की तरफ आ रहा था। मुबारक हो अम्मा, दादी बन गई तुम, लो मुंह मीठा करो और बताओ शहजादा आया है कि शहजादी? मिठाई माँ की तरफ बढ़ाते उसने बच्चे पर नजर डाली थी। अम्मा ने मिठाई का डब्बा लेकर दूर फेंक दिया। ना शहजादा ना शहजादी, हिजड़ा पैदा किया है तेरी बीवी ने। नफरत से बेटे को देखते आयशा को एक मोटी सी गाली से नवाजा उन्होंने। आमिर अपनी जगह से हिल भी ना सका। ये क्या कह रही हो अम्मा? कोई गलत फहमी हो गई होगी, वो यकीन ही नहीं कर सकता था।
पूछ ले अपनी साली से क्या कहकर गई है वो मनहूस नर्स। फिजा की आंखें बरसने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तेरे बात कर लेने से हिजड़ा बेटा नहीं बन जाएगा, दुनिया थूकेगी हम पर। हाय हाय, ये क्या हो गया, किस मनहूस घड़ी में इस नामुराद को ब्याह लाए हम। वो आयशा को मुंह भर भर कर बद्दुआएं देती चली गई। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ 2 मिनट दे दीजिए। आमिर डॉक्टर सबाहत के रूम में आया था। फिजा भी बच्चा गोद में उठाए उसके पीछे चली आई। कम इन, आप आयशा के शोहर हैं ना? वो पहचान गई थी। जी, ये मेरा बच्चा, इसका जेंडर। आमिर की ज़बान लड़खड़ा रही थी। जी, आपका बच्चा ट्रांसजेंडर है। डॉक्टर ने अपनी पूरी तवज्जो आमिर की तरफ कर दी। क्या मेरी बीवी से कोई लापरवाही हुई है? आमिर के सवाल पर डॉक्टर सबाहत बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आपको पता है, बेटा हो या बेटी, बच्चे का ट्रांसजेंडर होना, इससे माँ का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सब बाप पर मुनहसर होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? डॉक्टर सबाहत की बात पर वो भड़क उठा था। मेरी वजह से ये पैदा हुआ है? इसकी माँ ने पैदा किया है इसे। उसकी नाम नेहाद मर्दानगी पर ज़रब लगी तो वो बिलबिला उठा। लेट मी एक्सप्लेन यू मिस्टर आमिर। डॉक्टर सबाहत उसे आराम से समझाने लगी। ट्रांसजेंडर, बेटा या बेटी, ये सब बाप के क्रोमोसोम्स पर मुनहसर होता है। इसमें माँ का या उसके जिस्म में मौजूद खुलियों का कोई किरदार नहीं होता। आमिर ने गुस्से से डॉक्टर को देखा जो उसे ही मूरद इल्ज़ाम ठहरा रही थी, वो भी फिजा आपा के सामने। कैसे कह सकती हैं आप ये? वो मानने को तैयार ही ना था। देखिए आमिर साहब, अब आप बताएं इसमें आयशा का क्या कसूर है, और ना ही कसूर उस बच्चे का है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डॉक्टर सबाहत ने बहुत तफसील से बात की ताकि वो समझ सके, लेकिन आमिर की अना को ऐसे ठेस पहुंची कि वो दरवाज़ा पटकते हुए बाहर निकल गया। फिजा वहीं गुमसुम बैठी रही। अब आगे क्या होगा डॉक्टर? फिजा ने नम लहजे में डॉक्टर सबाहत से पूछा। ये एक पैदाइशी बीमारी है, इसे भी दूसरी बीमारियों की तरह एक्सेप्ट करें। ये भी एक मासूम बच्चा है और इसकी अच्छी तरबियत करें। और मेरा का टाइम हो गया है, माजरत, मुझे जाना होगा। डॉक्टर सबाहत खड़ी हुई तो वो भी उठ खड़ी हुई। मरे मरे कदमों से चलती आयशा के पास आई थी। आमिर और उसकी अम्मा कहीं नहीं मिले, मतलब कि वो जा चुके थे। आपा कहाँ थे आप लोग? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है आपा? आयशा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। माँ बनने का एहसास उसे मुकम्मल कर रहा था। ये लो आयशा। फिजा ने कुछ बताए बगैर बच्चे को आयशा की गोद में डाला। आपा बेटी हुई है ना, कितनी नाजुक सी है। आयशा ने बच्चे को हाथों में लेकर चूमना शुरू कर दिया। फिजा ने एक गहरी सांस भरी। आयशा मेरी जान, मेरी बहन। फिजा ने हिम्मत जमत की। बहुत मुश्किल काम था लफ्ज़ों में बयान करना। क्या हुआ आपा, सब ठीक तो है ना? फिजा की उतरी हुई शक्ल देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। फिजा चाह कर भी ना बता सकी। बोलो आपा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आमिर कहाँ है? आयशा अब हिला जुला कर बच्चे को चेक करने लगी। बच्चा भी माँ का लम्स पाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी बेटी। आयशा ने बेख्तियार उसे सीने से लगाया। ये बेटी नहीं है आयशा, ये एक। फिजा का सब्र खत्म हुआ था, वो भी फूट फूट कर रो दी। क्या एक? आयशा समझ ही नहीं पाई कि गलत क्या हुआ है। ये एक ट्रांसजेंडर है, आम लफ्ज़ों में हिजड़ा। आयशा उस नन्हे से वजूद को खुद में भींच कर सिसकती चली गई। फिजा आपा ने उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। बहुत देर बाद वो खुद ही थक हार कर चुप हो गई, या शायद आंसू ही कम पड़ गए थे। आपा, कमज़ोर सी आवाज़ में उसने फिजा को पुकारा था। आपा, आमिर कहाँ है? अभी तक नहीं आए मेरे पास। खाली खाली नज़रों से आपा को देखते हुए उसने उससे पूछा था। वो और उसकी माँ कब के जा चुके हैं। आमिर की नाम नेहाद मर्दानगी को ज़र्ब लगी है। पता नहीं ये मर्द कैसे हैं जो अपनी औलाद को अपनाने का हौसला नहीं रखते। फिजा आपा के लहजे में दुख ही दुख था। आयशा का फ़ोन बज रहा था। फिजा ने फ़ोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। आमिर कॉलिंग के अल्फाज स्क्रीन पर रोशन थे। आयशा ने जल्दी से कॉल रिसीव की। आमिर कहाँ हैं आप? मुझे आपकी ज़रूरत है। आयशा तड़प कर बोलती चली गई। बकवास बंद करो अपनी। अम्मा ने गली मोहल्ले में सबको कह दिया है कि तुमने मुर्दा बच्चा जन्म दिया है। आमिर के अल्फाज हथौड़े की तरह आयशा की समात को लगे थे। उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपनी आपा के साथ उनके घर चली जाना, महीने भर बाद वापस आ जाना, समझ गई? आमिर ने ठोस लहजे में अपना फैसला उस पर थोप दिया। ये क्या कह रहे हैं आप आमिर? ये हमारा बच्चा है, इसे हमने अपनी मर्जी से पैदा किया है। आप क्या चाहते हैं, इसे कुत्तों की खुराक बनने के लिए छोड़ दूं कहीं भी? आयशा ने पहली बार हिम्मत करके आमिर को बातें सुनाई थी। बहुत ज़बान चल रही है तुम्हारी। यकीनन फिजा आपा की पढ़ाई हुई पट्टियाँ हैं ये।
कान खोल कर सुन लो, मेरा इस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। आमिर ने साफ लफ्ज़ों में उसे धमकी दे डाली। खुदा का खौफ करें आमिर, ये भी अल्लाह की दी हुई औलाद है, ऐसे ना करें हमारे साथ। आयशा आमिर के ख्यालात जानकर कांप उठी। जितना कहा है बस उतना करो, मुझे दीनदारी ना सिखाओ। फ़ोन पटक दिया गया। हेलो हेलो, वो हेलो हेलो करती रह गई। फ़िज़ा आपा ने उससे फ़ोन ले लिया था। वो सब कुछ सुन चुकी थी और समझ भी चुकी थी। यहाँ अना, इज़्ज़त और मुआशरा, औलाद और बाप के बीच हाइल हो गया था। सब कुछ भी कहना और समझाना बेसूद था। आपा अब क्या होगा? मैं अपने बच्चे को नहीं फेंकूंगी, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है। वो बच्चे को चूमती जा रही थी। तुम बेफिक्र रहो मेरी जान, हम इसे घर लेकर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आमिर को समझा लेंगे। वक्ती तौर पर वो जज्बाती हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। आपा ने उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी, जबकि उनका दिल जानता था ये नामुमकिन है। अगले दिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फ़िज़ा आपा उसे अपने घर ले आई थी। फ़िज़ा आपा के शोहर साबिर भाई का रवैया आयशा के साथ आज बहुत रूखा रूखा सा था। उन्होंने एक नज़र भी बच्चे पर नहीं डाली थी, ना ही आयशा से कोई खैर खैरियत पूछी थी। तुम आराम करो, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। फ़िज़ा उसे छोड़कर चली गई। आयशा को फ़िज़ा ने अपने साथ वाला एक छोटा सा कमरा दे दिया था। बात सुनो फ़िज़ा, हम कैसे महीना भर इसे यहाँ रख सकते हैं? साबिर भाई की आवाज़ पर वो चौंकी थी। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वो साफ सुन सकती थी, या शायद उसी को सुनाने के लिए वो ऊंचा बोल रहे थे। आहिस्ता बोलिए साबिर, वैसे ही उस पर क़यामत टूटी है, मेरे अलावा उसका है ही कौन जो वो यहाँ ना आती। फ़िज़ा ने साबिर को चुप करवाने की कोशिश की। देखो फ़िज़ा, कहीं ये मुसीबत हमेशा के लिए ही सर ना पड़ जाए। हमारी अपनी भी एक बेटी है, उसका भी सोचो। बस 2-4 दिन में अपनी बहन को चलता करो। साबिर ने दो टोक अल्फाज में अपनी बात कह दी। वो कहाँ जाएगी साबिर? फ़िज़ा को अपने शोहर से इस तल्ख रवैये की उम्मीद हरगिज़ ना थी। अपने शोहर के घर जाए, और कहाँ जाएगी? साबिर ने आंखें माथे पर रख ली। आमिर इस बच्चे को अपनाने के लिए राज़ी नहीं है। फ़िज़ा ने उसे हालात की नज़ाकत समझाना चाहिए। क्या मतलब? अगर वो राज़ी नहीं तो तुम क्यों लिए लिए इसे घूम रही हो? डालाओ किसी झोले में। मगर मैं 2 दिन बाद इन्हें यहाँ ना देखूं। उंगली उठाकर वार्न करते साबिर घर से निकल गया था। आयशा ने सब कुछ अपने कानों से सुना था। काश ज़मीन फटती और वो उसमें समा जाती। बच्चे के रोने की आवाज़ पर वो चौंकी थी। जोहा भी कमरे में चली आई। खाला, ये क्यों रो रहा है? मेरी जान, प्यारा सा मुन्ना। वो प्यार से उसे पुकारने लगी। आयशा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो खामोश बैठी बस अपने बच्चे को देख रही थी, जो बिल्कुल मासूम था। खाला, इसका नाम क्या है? जोहा की बात पर उसने नज़र उठाकर जोहा को देखा था। इसका नाम क्या होगा? क्या पहचान होगी भला? वो खुद ही उलझ गई। इसका नाम अब्दुल्ला है। फ़िज़ा आपा ने पीछे से आकर आयशा की मुश्किल हल की। ये अल्लाह का बंदा है, हमसे भी ज़्यादा अल्लाह के करीब और अल्लाह का पसंदीदा बनेगा। अब्दुल्ला। क्यों आयशा? फ़िज़ा आपा ने आयशा को देखा, जो गुमसुम सी लग रही थी। आपा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। कब तक यहाँ मुँह छुपाए बैठी रहूँगी? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये मेरी और आमिर की औलाद है, उसे भी समझना होगी ये बात। आयशा ने अब्दुल्ला को चुप करवाने की गर्ज से गोद में उठाया। आयशा, अपने बहनोई की बातों का बुरा न मनाओ, उन्हें मैं समझा लूँगी। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ आराम से रहो। फ़िज़ा आपा पल भर में जान गई थी कि वो क्यों जाना चाहती है। नहीं आपा, साबिर भाई की बातों का बुरा नहीं माना मैंने। आप बताएं कि कब तक रहूँगी मैं आपके घर पर? वापस तो जाना ही है ना, और जब भी जाऊंगी आमिर और उसकी माँ का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि यहाँ रहकर सूली पर लटके रहने से अच्छा है मैं वहाँ जाकर हालात का मुकाबला करूँ। वो गहरा सांस लेकर बोली थी। आयशा, पहले तुम्हारी तबीयत संभल जाए, फिर हर मुहाज पर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ये वादा है तुम्हारी आपा का। बस कुछ दिन सब्र करो। फ़िज़ा ने प्यार से उसे समझाया तो वो मान गई कि माँ बाप के चले जाने के बाद एक फ़िज़ा आपा ही का तो सहारा था उसे, वरना और कौन था उसका।